physical relationship in a marriage is not only to have a child. उसके और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन दोनों चीज़ों का कि आप फिजिकली किस तरह से परफॉर्म कर सक रहे हो प्रेगनेंसी होने या ना होने से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अगर आप फिजिकली ठीक भी हो फिर भी मेल पार्टनर आके हस्बैंड आके टेस्ट करवा लेते हैं, बट बहुत दफ़ा वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ। अंदर जिस तरह हमारी शादियाँ मेजॉरिटी की होती हैं तो वो रिलेटिवली एक ऑकवर्ड स्टेज के थ्रू गुजरता है और जनरली सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है नहीं। ऑनेस्टली असद मेरे पास कपल्स आए हुए हैं जिनके 10 साल शादी को गुजर गए हैं, they've never had a single relationship together in 10 years. And why are they sitting with me now after 10 years? Because कि बच्चा चलें कर दें जी, वो तो छोड़ें। Do you think जो IVF के तहत बच्चे पैदा होते हैं उन पे सोशल स्टिग्मा होता है? कुछ कपल्स हैं जो इतने सीक्रेटिव होते हैं कि वो किसी को भी नहीं बताते। दूसरी तरफ पूरा पिंड इकट्ठे आता है, खाला मामा चाचा सारे बैठे होते हैं कि जी हाँ ये कर दें, बड़ा अच्छा है ये वो। पहली चीज बच्चा ना होना ये शादियां खत्म करवाता है। दूसरी चीज अगर बच्चा पसंद का नहीं हो रहा ये भी शादियां तोड़वाती है, क्योंकि जिस कपल का नहीं हो रहा बच्चा आप उनसे पूछो कि उनके और द काइंड ऑफ प्रेशर जो हमारी बेचारी यंग बच्चियां न्यूली मैरिड बच्चियां गो थ्रू कि जी क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी, वो प्रेशर अभी तक है। बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं। ऐसी कोई फैमिली नहीं है। कुछ लोग बाजार शो कर देते हैं प्रेशर, कुछ लोग अंदर ही अंदर लावा पक रहा होता है, वो 3 साल बाद फटता ही फटता है। बड़ों का सब्र किसी न किसी टाइम जरूर चेक होता है इस मामले में, पर उस वक्त कोई बचाने नहीं आता। देन इट्स जस्ट द हस्बैंड वाइफ एंड द फैमिलीज जो सेपरेट होती हैं, चीजें ब्रेक डाउन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक होता है जब मियाँ बीवी की शादी होती है तो घर वाले ससुराल वाले प्रेशर डालते हैं बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो। जिन लोगों के बच्चे एक कन्वेंशनल तरीके से, नॉर्मली मैं कहना चाहता हूँ, मैं कन्वेंशनल कहना चाहता हूँ क्योंकि नॉर्मल और एब नॉर्मल का टर्म हम इनकरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। एक कन्वेंशनल तरीके से हो जाते हैं तो वो खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं, और जिनके नहीं हो पाते वो सॉर्ट ऑफ धक्के खाना शुरू करते हैं, देसी नुस्खों से ले के मशवरों बड़ों के ले के इवेंचुअली शायद वो एक एक्चुअल मेडिकल कंक्लूजन पे अराइव कर सकें। लेकिन इस टॉपिक को इतना टैबू बना दिया गया और वाहिद टाइम जब उसको डिस्कस किया जाता है तो उसको एक लिबरल पैराडाइम के तहत डिस्कस किया जाता है एज अपोज टू ए मेडिकल पैराडाइम जो ये है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हारून लतीफ़। सबसे पहले रोज़े में आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई अंडरस्टैंड सबकी रूटीन से डिस्टर्ब हुई होती हैं। हम स्ट्रेट अवे मुश्किल सवाल में जाएंगे कोई, बिकॉज हम जो भी चीज़ करते हैं यहाँ पे उसका पर्पज़ होता है लोगों को एजुकेट करना, और लोगों का नंबर 1 क्वेश्चन टू एनीथिंग बच्चों के रिलेटेड, स्पेशली समथिंग एज सपोजिटली एज सेंसिटिव एज IVF ट्रीटमेंट होता है कि क्या शरई तौर पे ये जायज़ है कि नहीं। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की असद के नॉर्मल और एबनॉर्मल की तो टर्म बिल्कुल यूज़ करनी ही नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट्स हर किसी भी कोई भी इशू हो, हेल्थ रिलेटेड इशू हो तो उसका ट्रीटमेंट जाहिर है होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब ये इनफर्टिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है ये बाकी किसी और मेडिकल कंडीशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। Okay. क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्जरी का कोई प्रॉब्लम हो, आपको पता है कि यार मैं सर्जन के पास जाऊंगा, चेक कराऊंगा, वो एडवाइस कर देगा कि हाँ जी ऑपरेशन होना चाहिए या मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। GP के पास जाऊंगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, वो ट्रीट कर देगा। सिमिलरली गायनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के चले जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इनफर्टिलिटी जो है हमारे रीजन में स्पेशली, और भी बहुत से ममालिक हैं दुनिया में, उनमें बहुत से लोग ट्रीट कर रहे हैं। उसमें वो आप वाली बात कि ट्रीटमेंट का नुस्खा जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर की तरफ से आए। वो बहुत से शार्लेटन्स भी होते हैं हमारे, हाँ बहुत सी वॉल चॉकिंग्स भी होती हैं कि ये इलाज आपके लिए पॉसिबल है। नहीं, बचपन से हम देख रहे हैं वॉल चॉकिंग्स। एग्जैक्टली। आप हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकलो तो आज भी आपको बहुत सी चॉकिंग्स नजर आएंगी जो कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं और खुलेआम किए जा रहे हैं, और वो क्लेम भी नहीं करते वो डॉक्टर्स हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू एंड अप गोइंग टू दीज पीपल फॉर ट्रीटमेंट सीख करने के लिए। कभी वो कपल्स खुद जा रहे होते हैं, कभी उनके बुजुर्ग उनको कहते हैं कि हाँ हम 40 साल पहले वहां पे गए थे और फलां हकीम बैठा है, फलां पीर बैठा है, ओदे कुल शिफा है, ओदे कुल शिफा है। तो वो जाते हैं और जाके वो करते हैं। देखो, और होता ये है कि बहुत से कपल्स चक्कर मार के आते हैं और कंसीव भी कर लेते हैं।
क्योंकि नेचुरल कंसेप्शन के या कुदरती कंसीव करने के चांसेस हमेशा होते हैं। रहते हैं, चाहे आपका प्रॉब्लम किसी किस्म का भी हो। वो जब वो होता है तो फिर जाहिर है वो चीज़ पक्की हो जाती है कि हाँ जी वाकई ये हो गया। सो वो बात अपनी जगह है। अब इनफर्टिलिटी के अंदर एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली फीमेल फैक्टर। सो इसलिए इन वजूहात की वजह से जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और उनको वहाँ से शिफा नहीं मिलती, बाय द टाइम वो प्रॉपर जगह पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो कई दफ़ा लेट भी हो चुका ये होता हुआ है। हुआ है कि पेशेंट्स हर जगह घूम के आपके पास आए हैं तो ये लाइक नाउ इट्स अ बिट टू लेट, हम कुछ बिल्कुल, कर नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि वी नो कि स्पेशली इन वुमेन फर्टिलिटी जो है 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। ओके। और जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना किसी भी जदीद इलाज से चांसेस कंसीव करने के फिर दिस इज कम होते ये जो इन्होंने 35 की एज है, ये मेजॉरिटी रूल है। आपकी कंसेप्शन 40s में भी हो सकती है, पर जनरली एज अ मेजॉरिटी रूल इसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि कई दफ़ा पेशेंट्स आती हैं कि जी हम 36 के होने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ कोई धमाका नहीं होगा 36 के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन है, बट हाँ यू हैव टू प्रोएक्टिवली लुक फॉर इट। जहाँ तक इलाज करवाना है, आपने कहा कि शरीर लिहाज से जायज़ है कि नहीं, 100% जायज़ है। जिस तरह किसी भी और प्रॉब्लम का इलाज जायज़ है तो इसका क्यों नहीं जायज़। हाँ, इस पे क्योंकि एक कपल इन्वॉल्व है और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के, या स्पेशली जब हम IVF की बात करें उसमें, तो उन वजूहात की वजह से बहुत अरसे से इसके ऊपर फतवा भी है और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें शरई लिहाज से ये ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग IVF ऑफर किए जाते हैं उस दायरे के अंदर। IVF इन ऑल फॉर्म्स जायज़ है या कोई उस पर लिमिटर्स हैं? हाँ, सो IVF की जो बेसिक फॉर्म है, बेसिकली उसमें ट्रीटमेंट के लिए हमें फीमेल से एग और हस्बैंड से स्पर्म चाहिए, ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली फिर ही आगे प्रोसेस आगे चलेगा। अब इन मुस्लिम कंट्रीज जो गाइडलाइंस हैं, जो इस्लामिक गाइडलाइंस है, जो फतवा है, वो कहता है कि जी ये ट्रीटमेंट एक तो निकाह या मैरिड कपल का ही होगा, ठीक है, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी। सेकेंडली, ट्रीटमेंट में हस्बैंड और वाइफ के ही गैमीट्स, हम उनको टेक्निकली कहते हैं, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी यानी कि डोनर स्पर्म या डोनर एग नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो जितने भी इस्लामी मालिक हैं उनमें यही हस्बैंड और वाइफ का ही गैमीट यूज होता है। और थर्ड के सरोगेसी नहीं ऑफर की जाएगी, जिसका मतलब ये है कि कई दफ़ा होता है कंडीशन ऐसी होती है कि फीमेल कैरी नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को, तो वेस्ट के अंदर या नॉन मुस्लिम कंट्रीज में वो थर्ड पर्सन एंगेज करते हैं एज सरोगेट, जो बच्चा को 9 महीने कैरी करती है। खुद जेनेटिकली बच्चा पेरेंट्स का ही होता है बट कैरी थर्ड पर्सन करता है, सो उसकी इजाजत नहीं है। सो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसके अंदर ये जो दायरा है बेसिक ऑफ मैरिड कपल, ऑफ नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, नो डोनर स्पर्म, नो डोनर एग एंड नो सरोगेसी को लेते हुए ट्रीटमेंट को आगे लिया जाता है, तो शरीर लिहाज से बिल्कुल जायज़ है। जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम बेसिक इनफर्टिलिटी इश्यूज टू IVF, ये ट्रीटमेंट्स जनरली एक्सपेंसिव होती हैं, तो एक पर्टिकुलर नीश ऑफ क्लाइंट्स आता है आपके पास? हाँ, सो उसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ये ज़रूरत है कि IVF इज़ द फाइनल रिजॉर्ट, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको अगर इनफर्टिलिटी है या आप नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे तो आपको IVF ही की ज़रूरत है, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेस हैं। पहली बात तो ये कि डायग्नोसिस प्रॉपर, ठीक है, कई दफ़ा प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं हुई होती। हमारी सोसाइटी के अंदर हस्बैंड्स कई दफ़ा बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपना टेस्ट करवाने, क्योंकि वो फील करते हैं कि यार मैं तो फिट हूँ जनरली, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकेंडरी टैबू है कि आपकी मर्दानगी टोटली डिफाइंड है बाय योर एबिलिटी टू कंसीव, और ये लोगों के दिमाग में चीज़ बिठा दी गई है। हाँ, और इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि योर एबिलिटी टू कंसीव प्योरली डिपेंड्स ऑन योर सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि आपकी जनरली परफॉर्मेंस कैसी होती है। डॉक्टर साहब, व्हाट्स द नंबर वन प्रॉब्लम इन द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट जो आता है अक्रॉस पीपल पाकिस्तान के अंदर, लाइक व्हाट इज द मेन इशू यू सी? देखो, 3 पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मली। टोटल काउंट कितना है, एक्टिव
कितने हैं, स्विमर्स कितने हैं आपके पास, और नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स कितने हैं, जिसको मॉर्फोलॉजी हम टेक्निकली कहते हैं। यानी कि मिकदार वो कितने हेल्दी हैं इन टर्म्स ऑफ के कितनी जगह वो स्विम कर सकते हैं और उनकी शेप नॉर्मल है कि शेप नॉर्मल है कि नहीं। ज़्यादा इश्यूज जनरली एक्टिविटी पे स्विमर्स के ऊपर देखा जाता है। फिर जाहिर है कुछ काउंट और कुछ मॉर्फोलॉजी वाले भी होते हैं, और बहुत से कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें तीनों पैरामीटर्स अफेक्टेड होते हैं। सो उस तरह से व्हाई डू दीस गेट अफेक्टेड? हाँ, सो इसकी मल्टीपल हैं। देखो 40-45% में तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलती, ठीक है। अभी भी बहुत सी हेल्थ केयर में चीज़ें हैं जिनकी आज भी हमें, जिसको हम टेक्निकली इटियोलॉजी कहते हैं कि वजह क्या है कि ये हो रहा है, वो नहीं पता होता। ओके, सो 40% में तो इतना है। बाकी 60% में वेरियस रीजंस हैं, जिनमें कुछ मेडिकल रीजन यूरोलॉजी रिलेटेड होती हैं, बट बहुत सा लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है। हमने देखा है कि विद टाइम मेल इनफर्टिलिटी की अभी हम बात कर रहे हैं, उसका ट्रेंड या इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है जी, एज कम्पेयर टू बिफोर। फिर देन देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी इज मोर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरिया। पर कैपिटा बहुत ज्यादा थी, आप हैरान होते कि इस इलाके में ऐसा क्या हो रहा है। पाकिस्तान के नॉर्थ में ये बहुत ज्यादा है। हाँ, नॉर्थ में फॉर सम रीजन द इंसिडेंस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी इज मच हायर। ठीक, इसी तरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में तो एक्सट्रीमली हाई। सो इसका आपके लाइफस्टाइल, आपकी एनवायरनमेंट, मौसम, फिर वेरियस फैक्टर्स हैं, ईटिंग हैबिट्स भी करते हैं। हर ईटिंग हैबिट्स, जनरली आपकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, आप इतने एक्टिव हैं नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि नहीं, चीजें मैटर करती हैं। स्मोकिंग इज अ बिग फैक्टर, जो कि लोग उसको कहते हैं, नो आई अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग वेप एंड शीशा। हाँ ठीक है, वह पूरा स्पेक्ट्रम में कवर कर दूंगा, पूरा स्पेक्ट्रम। तो व्हाट हैपेंस इज के दो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बनता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं, और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं, और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। If you are infertile as a man, does this mean that you're also not able to perform sexually? Because हमारे यहाँ सेक्स को इतना अजीब सा टैबू बना दिया गया है कि जनाब इस पर कोई बात नहीं, हालांकि ये बड़ा क्रिटिकल मसला होता है, और शरई तौर पर भी कुरान में जितनी दफा मियाँ और बीवी के रिश्ते की बात हुई है और उसका एक पहलू सेक्स का है, तो डज दिस मीन कि अगर आपका लेट से कोई प्रॉब्लम इन कंसेप्शन है तो आपकी परफॉर्मेंस इन सेक्स में प्रॉब्लम है, या ये कोई कोरिलेशन नहीं होता आपस में? देखो, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि फिजिकल रिलेशनशिप इन अ मैरिज इज नॉट ओनली टू हैव अ चाइल्ड, उसके और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकासद होते हैं, और भी मकासद होते हैं। इन दोनों चीज़ों का कि आप फिजिकली किस तरह से परफॉर्म कर सक रहे हो, प्रेगनेंसी होने या ना होने से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके सीमन पैरामीटर्स 100% ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली वीक हो सकते हो किसी भी वजह, वो साइकोलॉजिकल हो या मेडिकल रीजन हो, वो अलग एक डिस्कशन है। दूसरी तरफ आपके सीमन पैरामीटर्स बिल्कुल खराब हैं और आप फिजिकली यू आर परफॉर्मिंग परफेक्टली फाइन, आपको कभी फील नहीं हुआ कि आपको किसी किस्म की देयर इज सम इशू, मर्दाना कमजोरी जिसको कहते हैं कि है उस तरह से। और ये बड़ा तभी मिसलीडिंग होता है, तभी बहुत से केसेस के अंदर, अब तो खैर अवेयरनेस बढ़ भी रही है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है रूरल एरिया से, कि हाँ ठीक है, अगर आप फिजिकली ठीक भी हो फिर भी मेल पार्टनर आके, हस्बैंड आके टेस्ट करवा लेते हैं, बट बहुत दफ़ा वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ। और इसमें एक और फैक्टर है, अगर एक बच्चा हो जाए तो वो कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी के लिए बाइज्जत बरी हो गए। ओके, ये भी फैक्टर है, क्योंकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी होती है कि आपने एक दफ़ा कंसीव कर लिया पर दूसरी दफ़ा नहीं हो रहा, 5 साल 8 साल गुजर गए हैं, तो आपकी हो सकता है कि विद टाइम जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो उनमें कोई चेंज आ जाए, अफेक्ट आ जाए। आपका लाइफस्टाइल पहले बच्चे के बाद चेंज होता है तो वो आपको अफेक्ट करता ही करता है। एग्जैक्टली। खवातीन के साइड पे ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? हाँ, देखो मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें बहुत कॉमन एक जो चीज़ देखी जा रही है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, पीसीओ का नाम आपने भी बहुत सुना, बहुत कॉमन है। वो बेसिकली हार्मोन्स का इम्बैलेंस है,
जिसमें एग आपका बंद हो रहा होता है पर मैच्योर नहीं हो रहा होता, ठीक ठीक है। है। अब उसका भी पूरा स्पेक्ट्रम है। आप हर बंदे को नहीं कह सकते कि जिसका थोड़ा सा डिस्टर्ब है इसको पीसीओ हो गया हो, उसका भी एक टेक्निकल स्पेक्ट्रम है, वो बात फिर टेक्निकल चली जाएगी, बट ये बड़ा कॉमनली देखा जा रहा है। इस पे डिस्कशंस तो हो रही है, पर कई लोग आके कह रहे हैं जी मैंने चिकन छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये डेटा भी इन चीज़ों को कंक्लूसिव support नहीं है। कर रहा, कंक्लूसिव नहीं है कि उसका किस हद तक इम्पैक्ट है। हाँ, यूज ऑफ स्टीरॉयड्स एंड हार्मोन्स इन मीट डेफिनेटली हैज अ रोल, नॉट ओनली इन दिस पीसीओ बल्कि जनरली भी बहुत रोल है। और इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। सो पीसीओ इज वेरी कॉमन। फिर हमारी जिसको पेल्विक इन्फेक्शंस कहते हैं इन फीमेल, वो भी बहुत कॉमन है। वो हाइजीन की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, ये सारे लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट हाइजीन बेसिकली, एग्जैक्टली ये मसला है। एग्जैक्टली। सो दैट, और वो बड़ी यंग एज में भी हो जाती हैं, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होती हैं कि पता भी नहीं होता कि इस तरह की कोई चीज़ है, अब जाके मैनिफेस्ट होती हैं, बाद में फिर वो लीड करती हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं या कोई और ऐसे फैक्टर्स इंटरनली स्टैब्लिश हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर वो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। बाकी एंडोमेट्रियोसिस और इस तरह के और भी डू यू थिंक factors हैं। लाइक ओके, एक और सवाल है, वो आपके चिकन वाले सवाल से मुझे ख्याल है कि पीसीओज पिछले 30 साल में, बिकॉज आपका और आपकी फैमिली का फर्टिलिटी की फील्ड से काफ़ी पुराना रिश्ता है, हम उस पर भी आएंगे, पर जो पीसीओज इंक्रीज हो गए हैं, पेल्विक क्या कहते हैं इन्फेक्शंस इंक्रीज हुई हैं, ये इंक्रीज हुई हैं ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम या ये वही लेवल है जो 30 साल पहले था? देखो, प्रॉब्लम है कि हमारी जो रिपोर्टिंग है ना थोड़ी कमजोर है, डेटा की कलेक्शन, ठीक है। हमारी तो आबादी पॉपुलेशन का डेटा, उस पर हम फैसला नहीं कर पा रहे, सही तरह फैसला नहीं कर पा रहे, एक बॉल पार्क फिगर्स चल रही होती हैं। तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज, कोई भी चाहे डिजीज हो, उसका एग्जैक्ट वो पता नहीं होता। बट जाहिर है आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, इंसिडेंस भी उनमें बढ़ता जा रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। साथ साथ अवेयरनेस भी आ रही है। फिर वो पाकिस्तान में स्पेशली अब देखा गया है कि आप पाकिस्तान को ना अब एक होल पाकिस्तान नहीं ले सकते, क्योंकि अर्बन और रूरल के अंदर बहुत मेजर डिवाइड है। एंड देन शायद पंजाब के स्टैट्स बड़े मुख्तलिफ होंगे आपके बलूचिस्तान के स्टैट से या सिंध के स्टैट से या आजाद जम्मू कश्मीर से। हाँ, सो उस तरह से है। बट जनरली डिजीज ऑल्दो ट्रीटमेंट्स बेहतर होते जा रहे हैं, बट इंसिडेंस ऑफ जनरली इनफर्टिलिटी, अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इनफर्टिलिटी की पहले इंसिडेंस कोट किया जाता था 20% ओवरऑल, कि जो फर्टिलिटी ग्रुप में कपल्स हैं उनमें 20% ऐसे होंगे जिनको इनफर्टिलिटी होगी और उनको किसी किस्म की हेल्प या ट्रीटमेंट चाहिए होगी कंसीव करने के लिए। अब वेस्टर्न कंट्रीज में इंसिडेंस कई जगह एज लो एज 10% पे आ गया, बिकॉज ऑफ बेटर अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ वो सारा। हाँ, फर्टिलिटी डिक्लाइन इज अनदर इशू जो कि अब वेस्ट और बहुत से मुल्क, और वो भी एक बहुत मेजर एबिलिटी टू हैव किड्स एंड हैविंग किड्स दो फर्क चीज है एग्जैक्टली वो है। बट हम जैसे ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इंसिडेंस इज एक्चुअली ऑन द राइज, बिकॉज ऑफ दीज वेरियस फैक्टर्स जो व्हेन यू सी क्या कहते हैं पेशेंट्स, जो बिकॉज दिस इज अ गाइनी थिंग आल्सो, लाइक जो आपने दो चीज़ें पर्टिकुलरली बताई हैं, स्पेशली अगर वो पेल्विक इन्फेक्शन से रिलेटेड है, तो डू यू थिंक कि ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए हेजिटेंट होती हैं अनलेस देयर इन अ फैमिली वे? बेसिकली एक बच्चे कंसीव करने से पहले लोग गायनेकोलॉजिस्ट नहीं जाते, हालांकि जो वैसे आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो तो गायनेकोलॉजी इज नॉट समथिंग प्रेफर, वो सॉर्ट ऑफ लाइक आपकी माँ ही आपको बता रही होती है ऐसे। डू यू थिंक दिस इज अ फैक्टर? हाँ, सो देखो, इसका एक तो जाहिर है, और पता है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट कि आपकी मदर अगर यंग बच्ची को गाइड करे बिफोर गेटिंग मैरिड, या जब वो उस टीनेज एज में हो जहाँ पे उसको जरूरत है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन एट द सेम टाइम सर्टेन टाइम्स के ऊपर आपको प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए होती है। अब इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि मशवरा देने वाले बहुत से लोग हैं, ठीक है, वो कभी कभी मिसलीडिंग भी हो जाता है, अदर देन द एक्सपर्ट राइट है। और फिर एक मैं बात करूंगा तो मेरे कॉलीग्स मुझसे शायद नाराज भी होंगे थोड़ा सा, कि विद इन डॉक्टर्स कम्युनिटी देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग स्पेशली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक एक स्टैंडर्ड नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को।
एक सर्टेन लेवल के बाद जब उनको नज़र आ रहा है कि ये खाली मेडिसिन से, इंजेक्शन से बात नहीं पड़ रही और इनको किसी जदीद इलाज की ज़रूरत है, चाहे वो IVF हो या रिलेटेड हो, वो फिर भी उनमें डिले आता है, एक रिलक्टेंस होती है वहां पे भेजने के लिए, रेफर करने के लिए रिलक्टेंस होने। सो वो भी एक रोल है। अवेयरनेस टू आवर डॉक्टर्स कम्युनिटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज अवेयरनेस टू अवाम कम्युनिटी है। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उस तरह से। एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आगे मैं उसमें जानना चाहता हूँ, वो है जेंडर सिलेक्शन, राइट? बिकॉज आई बिलीव IVF इसकी ऑप्शन भी देता है कि आप स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं जनरली। जेंडर सिलेक्शन के ऊपर क्या रूलिंग है? देखो इसका जो बैकग्राउंड है ना जेंडर सिलेक्शन का, ये ट्रीटमेंट कैसे निकला? ये ट्रीटमेंट एक्चुअली जेंडर सिलेक्शन के लिए नहीं निकला था। ये ट्रीटमेंट है, इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, PGT कहते हैं नॉर्मली। और ये मेथड है कि जब हम IVF में एग और स्पर्म लेके एम्ब्रियो डेवलप करते हैं तो हम एम्ब्रियो की बायोप्सी करके स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि इनमें कोई जेनेटिक डिजीजेस तो नहीं है। Okay. ये उन कपल्स के लिए है जिनमें क्लोज फैमिली, फर्स्ट डिग्री फैमिली हिस्ट्री हो ऑफ एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, हस्बैंड का या वाइफ का कोई सिबलिंग अफेक्टेड है, उनका ऑलरेडी बच्चा है जो कि खुदा न खास्ता किसी जेनेटिक डिजीज से अफेक्टेड, कॉमन जिस तरह डाउन सिंड्रोम का पता है और इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज हैं वो है, तो उन कपल्स में ये जेनेटिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि जब उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो वो एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। अब जब हम एम्ब्रियो की जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें ऑब्वियसली उसका जेंडर पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हम स्क्रीन करते हैं तो पता लगता है कि XX है फीमेल है या XY मेल है। सो ये बात वहां से स्टार्ट हुई। अब जनरली ग्लोबली इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज जेंडर सिलेक्शन फॉर सोशल रीजन कि जी हम बेटा या बेटी चाहते हैं, वी वांट टू हैव अ बॉय और अ गर्ल, इसलिए नहीं की जाती, वो नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड है ये, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड है एंड सर्टेन स्टेट्स इन US अलाउड है, ठीक है। हम US की बात नहीं करते, उनका अपना एक सिस्टम है। मुस्लिम कंट्रीज में इसलिए अलाउड है कि इस पे फतवा आया कि ये हम ऑफर कर सकते हैं फैमिली बैलेंसिंग के लिए, यानी कि अगर आपकी बेटियां हैं तो आप बेटे के लिए कर लें, अगर बेटा है तो बेटी के लिए, यानी कि एक बच्चा पहले होना जरूरी है ऑफ द ऑपोजिट जेंडर टू गेट द अदर जेंडर। एग्जैक्टली, एक बच्चा होना जरूरी है। उसके थॉट प्रोसेस पीछे ये है कि इस्लामी माशरे में ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारी जैसी में, they keep on having children till they get a boy in most of the cases. यही है बेसिकली, एक्चुअली in most of the cases. वेरी रेयरली होता है कि 5 बेटियां और फाइनली छठी बेटी हो जाती है तो फैमिली सेलिब्रेट करती है। मतलब बच्ची के पीछे वो बार बार शायद बच्चा नहीं करेंगे, पर बेटे के पीछे वो बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही है, which has a negative impact on the mother. जाहिर है बार बार प्रेगनेंसी पॉपुलेशन के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट होता है, बच्चे वो कर रहे हैं, एंड देन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। जाहिर है जहाँ पे 2 बच्चों का ख्याल रखना है वहाँ पे 6 का रखना है, मे बी यू आर नॉट इक्विप्ड, फिर मेल न्यूट्रिशन वो सारे और वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में दे जाना शुरू हो जाती। सो ये सारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से ठीक है, आपको अगर बेटा की ख्वाहिश है और आपकी ऑलरेडी बच्चियां हैं, बच्ची है एटलीस्ट, तो आप कर सकते हैं, फैमिली बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे अल अज़हर यूनिवर्सिटी लीडर है IVF की, जहाँ से नॉर्मली इजिप्ट से वो आते हैं फतवास, फिर सऊदी से भी आया हुआ है, और पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे फतवा दे दिया था, जिसपे इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन जो बेसिक एक IVF की हमने बात की वो रूल्स इनिशियल वाले और ये वाले, और प्लस ये मिला के यू कैन ऑफर इट टू। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है कि जब आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं और लेट से पता चलता है कि एम्ब्रियो के अंदर कोई है इशू, फिर क्या करते हैं? देखो IVF के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं, यस, ठीक है, चाहे हम जेनेटिक टेस्टिंग करें या ना करें, ठीक है। उनमें से अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट ने कंसीव कर लिया, बेबी हो गया माशाल्लाह, दोबारा सेकंड बेबी के लिए भी उन्होंने कर लिया, बट इवेंचुअली कुछ एम्ब्रियोज होते हैं जो कि हम लोग ना रिसर्च में यूज कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम डोनर्स थर्ड पार्टी हम करते हैं, तो वो फिर डिस्कार्ड हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। हाँ, ओके, सो बेसिकली वैसे अमूमन हाउ मेनी एम्ब्रियोज डू यू मेक ऑन एवरेज बिफोर अ कंसेप्शन? एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, ताकि वो है, बट इट्स नॉट ए ह्यूज नंबर, इट्स नॉर्मली अराउंड 8, 10, 6। ओके,
ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू But पर्सन, roughly बट ऑन एवरेज इतना ये चल रहा होता है। हाँ, ऑन एवरेज इतना होता है। इस सारे के अंदर डू यू फील के माशरे के अंदर, बिकॉज आपने एक और भी डिग्री की हुई है, बिकॉज मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, माशरे के अंदर जिस तरह हमारी शादियाँ मेजॉरिटी की होती हैं तो वो रिलेटिवली एक ऑकवर्ड स्टेज के थ्रू गुजरता है, और जनरली सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे वो मैं ऐसा कहता हूँ कि पीयर रिव्यू सेक्स एजुकेशन होती है कि आपके आगे पीछे वाले बताते हैं। डज दिस ऑल्सो प्ले अ फैक्टर इन कंसेप्शन एंड कल को इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक लेट्स से फिजिकल हेल्थ एज फार एज योर लव लाइफ इन मैरिज इज कंसर्न? देखो स्टेटिस्टिकली ना हमने देखा है कि जो इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेशेंट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप, इन देयर फिजिकल रिलेशनशिप आपस के अंदर। ओके, ठीक है। अब उसमें कुछ वाकई मेडिकल रीजंस होती हैं, कुछ जो है वो ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। अब हमारी सोसाइटी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जनरली, और उसके अंदर ये अवेयरनेस ना ही लड़के को दी जाती है ना ही लड़की को दी जाती है। ठीक है। एंड सडनली दे आर मैरिड, मोस्टली अरेंज मैरिजेस, दे डोंट नो ईच अदर, एंड देन पीपल एक्सपेक्ट कि जी अब इनका जल्दी से फौरन बच्चा भी हो जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दोनों के ऊपर होता है, क्योंकि मेल प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब मेल प्रॉब्लम हो तो वैसे ही आगे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो दे हैव टू सफ़र इन मेनी वेज देन वन एट टाइम्स। तो इस हद तक कि वो आपस में भी नहीं डिस्कस करते, चुप ही रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर बहुत से लोग शर्मिंदा हैं, वो एम्बैरेस फील करते हैं कि हम किसी से भी बात करें। हाउ कैन वी टेल समवन ये प्रॉब्लम है। फिर आपके पेयर रिव्यू वाली बात कि हाँ कुछ दोस्तों से बात कर लेते हैं, दोस्त आगे कहते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं, ये तो बड़ा एक नेचुरल तो मजाक उड़ाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो वो सारा डर होता है। तो मैं ऑनेस्टली असद, मेरे पास कपल्स आए हुए हैं जिनके 10 साल शादी को गुजर गए हैं, देव नेवर हैड अ सिंगल रिलेशनशिप टुगेदर in 10 years. In 10 years. And why are they sitting with me now after 10 years? Because कि बच्चा चलें कर दें जी, वो तो छोड़ें, हमारा शादी का वो हिस्सा ही नहीं है, हमें आप ये ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव करवा दें। 10-10 साल। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की। इतना टाइम गुजर गया। दूसरी तरफ ये भी होता है कि 2 महीने बाद ही लड़ाई हो जाती है कि जी ये तो प्रॉब्लम ऐसा है, हालांकि अगर ये कोई प्रॉब्लम है भी तो उसका 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन बात करेंगे तो ट्रीटमेंट मिलेगा होगा। तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है इसके अंदर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि फेस करते हैं ये यंग कपल स्पेशली बहुत फेस करते हैं। डू यू थिंक जो आईवीएफ के तहत बच्चे पैदा होते हैं उन पे सोशल स्टिग्मा होता है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे एज फार एज उसमें, क्योंकि देखो एक दफ़ा ये जब कंसीव करते हैं तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ये होता है। नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है, वही 9 months प्रेगनेंसी चलती है, वही नॉर्मल जिस तरह एक बेबी डिलीवर सिजेरियन होगा या बेबी डिलीवर चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। एंड जितना भी डेटा है वो सपोर्ट करता है कि एक नेचुरली कंसीव बेबी में या आईवीएफ के थ्रू कंसीव बेबी में किसी किस्म का ना इंटेलेक्ट पे, ना ज़हनी तौर पे, ना फिजिकली कोई किसी किस्म की कोई कमी, मेजर डिफरेंस कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, माइनर भी नहीं है। अच्छा, माइनर भी नहीं है, एब्सोल्युटली लाइक नॉर्मल चाइल्ड। मैं बात करता कि सोशल स्टिग्मा इज इन हाउ पीपल रिव्यू इट। हाँ, सो देखो सोशल स्टिग्मा तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट के अराउंड है। ठीक है। अब व्हाट आई सी इन माय प्रैक्टिस इज के हर तरह के लोग होते हैं। कुछ कपल्स हैं जो इतने सीक्रेटिव होते हैं कि वो किसी को भी नहीं बताते, अपने बहन भाई पेरेंट्स को भी नहीं बताते कि जी हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सीख कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा पिंड इकट्ठे आता है, ठीक है, खाला मामा चाचा सारे बैठे होते हैं कि जी हाँ ये कर दें, बड़ा अच्छा है ये वो। सो वो है। सो हमारा जब फर्स्ट आईवीएफ बेबी ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ 1989, डॉक्टर आशिर लतीफ़ उनकी टीम ने किया, तो जब वो बेबी डिलीवर होना था द पेरेंट्स वो वेरी कंसर्न। उसके अपने फादर ने कहा हुआ था कि ये काम तुम तो नहीं कर रहे, न्यूज़ पे आ रहा था कि जी आईवीएफ बेबी पहला पाकिस्तान का आईवीएफ बेबी हो रहा है, कि ये काम तुम तो नहीं कर रहे, हमें पता चला है तुम डॉक्टर आशिर लतीफ़ से ट्रीटमेंट करा रहे थे, ये तो नहीं करवा रहे तुम। सो इतना कंसर्न था। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो इतना एक न्यूज़ में है, हम तो नहीं किसी को बताना चाहेंगे। तो वी एक्चुअली डिलीवर्ड 4 children at the same time, same day. अच्छा।
एंड नो वन न्यू एक्सेप्ट अस कि जी इनमें से IVF बेबी कौन सा, और वो आज तक नहीं पता किसी को, ठीक है। सो इस तरह से But that IVF baby is like 40 years old now. 89 में He's not पैदा big. He's हुआ, older than me. हाँ, सो वो सारा है। सो इसलिए बहुत से लोग होते हैं, ओवर द इयर्स ये टैबू थोड़ा सा कम कम हुआ हो रहा है। अच्छा, ये टैबू मैंने देखा है कि ये हर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में भी है। अच्छा, it's not just a let's say rural thing. It's a urban में भी वही है. हाँ, अब रूरल तरीन लोग बड़े देसी पिंड से आते हैं, दे वेरी ओपन अबाउट इट, और वो कहते हैं जी हाँ कोई मसला नहीं, हमें पता है, सही है। और बड़े मॉड स्क्वाड हाई सोशल इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग भी आगे बड़े सीक्रेटिव होते हैं कि यार किसी को पता ना लग जाए कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। सो ये पूरे Do you स्पेक्ट्रम में think the taboo is because third party donations होती हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ उसको गाली बना दीजिए, हालांकि यहाँ थर्ड पार्टी डोनेशन नहीं हो रही होती? ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है जब ये लोग आते हैं। Really? बहुत से मरीज ये बात खुली खुली पूछते हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब पूछते हैं, क्योंकि बात दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ यार पाकिस्तान में IVF में एक ही गारंटी है, क्योंकि सक्सेस रेट तो गारंटीड नहीं है, हाँ. 50% जो भी 40% डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। गारंटी ये है कि बच्चा आप दोनों का है, There's no कोई third party थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे पास गाइडलाइंस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक काउंसिल का वो भी है। सो इसलिए हमें तो बिल्कुल क्लियर कट है, हस्बैंड एंड वाइफ का ट्रीटमेंट होना है, कोई डोनर नहीं होना। Did you get bullied at the birth of the first IVF baby? एब्सोल्युटली, आई वाज इन स्कूल, मैं क्लास के 5 में था, E1 में एटसन कॉलेज में पढ़ रहा था तब। या जूनियर या प्रेप स्कूल में थे? हाँ, ठीक। 89 में मैं ग्रेड 6 में था, और जब पैदा हुआ है तो इट बिकेम बिग न्यूज। हाँ. सो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों ने मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी कहना शुरू किया। मैंने कहा तुम जब क्लास 1 से जाते हो मतलब कि वो एंड आई वाज So, वही मेरा सवाल था कि आई थिंक क्योंकि इस टॉपिक के आगे पीछे अक्सर मैंने भी जितने लोगों से बात की है, तो उनसे कहा यार तुझे पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी और नहीं वो लोगों का बच्चा होता है। मैं कहती उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, एक माँ बाप का होता है और एक डोनेशन होती है। पाकिस्तान में डोनेशन नहीं अलाउड होती, तो लेकिन एक है उसके आगे पीछे स्टिग्मा। बट इफ आई वुड आस्क हाउ मेनी किड्स डू यू गाइस डिलीवर इन अ ईयर थ्रू IVF? देखो, नंबर ऑफ किड्स का एग्जैक्ट स्टैट तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट साइकिल्स आर क्लोज टू अबाउट 2000 प्लस, राइट? सो ऑब्वियसली उसमें फिर अकॉर्डिंगली इट वेरीज। प्लस क्योंकि जैसा मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। सम पेशेंट्स डू गो थ्रू मल्टीपल ट्रांसफर अटेम्प्ट्स या वो उस तरह से, तो इट मे टेक सम टाइम। हाँ, इट मे टेक सम टाइम, पर वो होता है। बट इतना है, ओवर द इयर्स अवेयरनेस बढ़ी है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर दीज ट्रीटमेंट्स, हेंस नंबर ऑफ IVF सेंटर्स भी अब ओवर द इयर्स ज्यादा हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी भी बहुत कम है। स्टेटिस्टिकली वो कहते हैं कि 1 मिलियन की आबादी पे एक IVF सेंटर होना चाहिए। वो तो इतने तो नहीं होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 25-30 हैं टोटल। अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए जो फर्टिलिटी एज ग्रुप में है, वो तकरीबन 30% है हमारी आबादी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और उसमें से आप कह लो कि मतलब 50% सर्टन परसेंटेज लगा लो जिनको सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस जरूरत होगी। उस हिसाब से कोई 50-60 मिलियन जो हैं। डॉक्टर साहब अभी फर्टिलिटी क्लिनिक इतने नहीं, लेकिन माशाल्लाह साढ़े बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ, अब असल में वही होता है ना, देख अब आबादी हमारी बढ़ती जा रही है। अब दुनिया में टोटल फर्टिलिटी रेट एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं कि जी पर पर्सन जो है, पर वुमन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। टू सस्टेन टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी 2.1, ठीक है। टू सस्टेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2.1 होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेस्ट एंड ईस्ट आल्सो, जापान, कोरिया वगैरह, एक्सट्रीम ईस्ट बेसिकली इफ यू गो जापान, साउथ कोरिया ऑल दैट स्टफ, इनमें सब में अंडर 1 चला गया, नेगेटिव हो गया, और वो रिवर्सिबल नहीं है। अब इमिग्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी उनको तकलीफ भी होती है, बट उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं। अभी इटली ने दिए 10,000 वीजे पाकिस्तान को, जस्ट राइट नाउ। या अभी सिंगापुर ने अनाउंस किया है 40,000 पर ईयर वो लेंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लेंगे वो। बट पाकिस्तान का अभी भी फर्टिलिटी रेट इज 2.7, 2.8, विच इज मच हायर
शायद एक्चुअली डेटा में 3 के आसपास ही प्रॉब्ली यही होगा। हाँ। जितनी यहाँ पे बांग्लादेश ने underreported। कंट्रोल कर लिया, ओके इंडिया ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है रीजन में। एशिया में विद वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जिनका इतना हाई फर्टिलिटी रेट है अच्छा। एक्चुअली, एंड देन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन पे हाई फर्टिलिटी रेट है। सो ये हमारी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। पर इसके साथ होता ये है कि जितनी आबादी उतने ज़्यादा उनमें इनफर्टाइल कपल्स भी हैं। ठीक है। अब जिस कपल का बच्चा नहीं है, दैट कपल दे डोंट केयर कि आबादी 7 बिलियन है या 8 बिलियन है दुनिया की, या पाकिस्तान की 250 मिलियन है। चलो हम उनको ही तो कड़वा घूंट पी लेते हैं। उनको तो बच्चा चाहिए ना, हाँ जिनका नहीं है। ठीक है। सो इसलिए वो ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लार्जर क्वेश्चन है, मे बी नॉट दैट रिलेटेड, पर आपको लग रहा है पाकिस्तान में ओवरऑल को बर्थ कंट्रोल का कोई सिस्टम बनेगा या बनने जा रहा है या कोई ऑन द होराइजन है? हमारा जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम 1960s में इन्होंने लॉन्च किया था ना, दैट वाज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। वो इतना अच्छा व्हाट वाज इट, अगर आप बताना चाहें? बेसिकली उसके वेरियस एस्पेक्ट्स थे, और वो वही था कंट्रोल के, जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं उनको ये डिफरेंट कॉन्ट्रसेप्टिव मेजर्स लेने चाहिए। कॉन्ट्रसेप्शन से ही कंट्रोल हो सकती है ना जी। आपकी बर्थ कंट्रोल। वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वो प्रोग्राम जेपीटी में आ गया। पॉपुलेशन कंट्रोल का, हम कंट्रोल का वर्ड ही नहीं अब यूज कर सकते, ओके ठीक है ना। उसमें फिर वेरियस लोग इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट में गया। कॉन्ट्रसेप्शन के जितने भी इनिशिएटिव्स थे वो बैक बर्नर पे चले गए, और एज ए रिजल्ट अब हम बैठे हुए हैं, और हमारा एक आबादी का इतना बड़ा जो बर्डन है हमारी रिसोर्सेज के ऊपर वो है। अब गोइंग फॉरवर्ड अनटिल एंड अनलेस वेरी ओपन डिस्कशंस, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, ये पैगाम पहुंचाया जाए कि जी दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे कॉन्ट्रसेप्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपने अपने बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ जो हमारे पास रिलीजियस गाइडलाइंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं है ये प्रोग्राम्स। जब तक हम इनको एग्रेसिवली नहीं टेकअप करते तब तक ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, और सॉर्ट आउट करने में भी आपको पता है उसका इम्पैक्ट आने में काफी इट टेक्स क्वाइट सम टाइम लगेगा। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट नहीं हो सकता ये। हाँ, जो आपके पास थ्रू IVF कंसेप्शंस होती हैं, उसकी पोस्ट कंसेप्शन जो मदर और चाइल्ड की केयर होती है वो डिफरेंट होती है या सेम होती है? एब्सोल्युटली द सेम ओके टू द एक्सटेंट। हाँ, कुछ इनिशियल पीरियड में कुछ मेडिसिन वगैरह, कुछ सपोर्ट ज्यादा होती है मेडिसिन, लाइक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 months के लिए एग्जैक्ट 12 weeks तक होती है। अदर देन दैट मैं तो अपने पेशेंट्स को, अगर वो जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ना भी बताएं कि ये IVF प्रेगनेंसी है, तब भी देयर इज नो वे फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट टू नो। नो, इट्स लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी। लाइक सो ये इज डम क्वेश्चन, मैं पूछ लेता हूँ। वो स्कूल में कहते थे नो क्वेश्चन इज डम। पर लेट्स से कि एक 4th month प्रेग्नेंट खातून जो कंसीव हुई है कन्वेंशनल तरीके से, और एक 4 month प्रेग्नेंट खातून जो कंसीव हुई है जैसे कंसेप्शन है थ्रू IVF, वो जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। द गायनेकोलॉजिस्ट कांट टेल द डिफरेंस। एब्सोल्युटली नॉट। 4 month फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद चले जाएं, नहीं पता चलता। सो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आया है आप चले जाओ। मैंने कहा कि हाँ, हम शुरू में सपोर्ट के लिए हम 3 months की एक्स्ट्रा दवाई देते हैं, जो सिर्फ दवाई लेनी होती है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना होता, जस्ट टू सपोर्ट दैट। Other than that, there is nothing. You can't differentiate between natural conception or IVF conception. मैं एक और सवाल पूछूंगा, this might be awkward, but I would just like to know because I personally know lots of people that are having conception issues. ठीक है, and despite उनको कहने के लिए यार go see a doctor. I didn't know exactly what I said. Go see a doctor. Sort of like off the cuff आप कहते हैं go see a doctor. तो they're refusing to go and they're like हम ये कर लेंगे तो and they're all educated. Like none of them is none of them is even from like a middle class background, but they're just refusing point blank to go. What is the price point of this? Like how much do you actually charge for this entire process? तो पहले तो अब आप उनसे कहना कि गो सी डॉक्टर हारून, blatant publicity. लेकिन देखो, अब एक तो ये भी पता है, टैबू कह लो या वो कह लो, पीपल थिंक के IVF इज द ओनली ट्रीटमेंट। इफ यू कांट कंसीव देन IVF। Okay. IVF तो सुप्रीम कोर्ट है जी,
आपने पहले अच्छा। सेशन कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर इवेंचुअली अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना। तो इसलिए बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं बिफोर दैट। हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइस पॉइंट, और जो कि चीपर ऑप्शंस है, मतलब दे आर नॉट एक्सपेंसिव, खाली मेडिसिन से। इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक सेशन कोर्ट के सेशन कोर्ट का वकील इतने का होता है, हाई कोर्ट इतने का, सुप्रीम कोर्ट का इतने का। सो प्रॉपर टेस्टिंग में और उन चीज़ों में ही बहुत से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, आईवीएफ एक्सपेंसिव है, 9-10 लाख रुपए का एक ट्रीटमेंट साइकिल होता है। ठीक है। अब उसके एक्सपेंसिव होने की वजूहात है। आईवीएफ ट्रीटमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, इंजेक्शंस या ओरल मेडिकेशन, डिस्पोजेबल्स हों, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीडिया, कल्चर मीडिया हम उसको कहते हैं, जिनमें हम ये एम्ब्रियोज को इनको ग्रो करते हैं, वो सारी चीज़ें, ऑल द इक्विपमेंट विच जो एक आईवीएफ लैब के अंदर होता है, वो सारी चीज़ें, फिर उधर इट्स अ वेरी high clean environment, very sterile environment, more than any normal operation theater, anything like that. ये सारे factors की वजह से the cost is high, क्योंकि all these things are imported and they're linked to whatever the dollar rate और वो सारी ज़ाहिर है आपको import part होता है। Having said that, Pakistan is one of the cheapest countries to go through an IVF treatment cycle. Okay. If you compare कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पाकिस्तान में आप कह लें कि $3,000 रफली लगा लें, 10 लाख रुपए, इतना ही बन जाता है, तकरीबन इतना बन जाता है। यूएस के अंदर $25,000 है, ठीक है। यूके के अंदर 15 से 20,000 पाउंड है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे इस सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्राइसेस आर अराउंड $3,000 to $5,000 में हो जाता है। सो वो है, ज़ाहिर है वो सब्सिडाइज करके ये हमें चीज़ें भेजते हैं तो ये होता है, लेकिन स्टिल इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव फॉर। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे है असद, वो ये है कि सारे पेशेंट्स आउट ऑफ पॉकेट पे कर रहे हैं। ओके। IVF is not covered in anything, in any government program, in any private program, nothing. कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं covered. That's private companies भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। That's very odd. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी IVF ट्रीटमेंट्स को कवर नहीं करती। बहुत से पेशेंट्स जिनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस होती है जो हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर उनका टोटल नंबर तो कम ही है, बट है तो सही। बहुत सी अब MNCs अपने एम्प्लॉयज को देती हैं और वो सारे दे कवर्ड जनरली फॉर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स, बट इनफर्टिलिटी पे नहीं होती। बहुत कर लिया तो टेस्ट वेस्ट कवर हो गए या कुछ दवाई होगी, अदरवाइज टू फाइंड आउट के प्रॉब्लम है, बस इसके बियॉन्ड नहीं। बाकी दुनिया में the number of people going through these treatments are much higher. Why? क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रही है या फुल कवरेज हो रहा है। कई मुल्कों में तो मिडल ईस्ट के अंदर वो अपने जो नेशनल्स हैं उनको 3 साइकिल्स पर ईयर की इजाज़त है, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कुछ मुल्कों में पार्शल को पेमेंट्स वगैरह हैं। ये पर हमारे यहाँ इवन ये सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर भी, या ये जो चीजें हैं, जो इंसाफ कार्ड आया था उस पे भी IVF was never covered and is not covered, which is a big challenge for a lot of people. उसकी वजह ये है कि देखो इसका सक्सेस रेट एक सर्टेन परसेंटेज तक है। मे बी कपल को मल्टीपल ट्रीटमेंट्स उनको 3 साइकिल चाहिए, तो ये तकरीबन $3,000 भी करें। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर साइकिल पूरा साइकिल हो। जिस तरह हम फ्रीज करते हैं एम्ब्रियोज, तो उसमें फिर वो एक ही कॉस्ट में उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिल जाती हैं। सो वो उस तरह से हो जाता है, बट कई दफ़ा फ्रेश साइकिल भी करने पड़ते हैं, वो सारा होता है। सो वो चाहे अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप भी है, जिस तरह के आपके अमीर दोस्त हैं, उनमें भी 10 लाख एक अमाउंट है, दोबारा कराना पड़ जाए, फिर करवाना पड़ जाए, तो वो उसका एक बर्डन होता है, और डेफिनेटली दूसरे सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे मैंने इसका कभी सोचा ही नहीं कि ये इतना क्रिटिकल चीज़ है, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से अभी शादी हुई नहीं होती तो वालदैन, रिश्तेदार और शायद मियाँ बीवी खुद भी गिन रहे होते हैं कि बच्चा कब होएगा, किस तरह होगा, कितने होएंगे। तो इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो फैसिलिटी ऑफर कर रहा है IVF की? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची में जिना हॉस्पिटल में है गवर्नमेंट IVF सेंटर, ठीक है, बट वो भी उस लेवल पे काम नहीं कर सक रहे जिस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्ली They're still better than nothing. They're still better than it. So मैं तो पर्सनली भी बड़ी एफर्ट करता हूँ और बातचीत भी कर रहा हूँ कि
गवर्नमेंट सेक्टर एंड एज वेल एज हमारे जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो CMH के भी क्लाइंट्स को यहीं आना पड़ता है सारे। और देखो ऑफिसर्स, ऑनेस्टली यंग ऑफिसर्स के पास भी पैसे नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। मतलब कि अगर जो मेरे तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं, कैप्टन मेजर वगैरह, नहीं होते सिपाही तो छोड़ ही दो ना, वो भी बहुत आते हैं, पर वो आते हैं जो कि 10 लाख रुपया वो कहाँ से 10 लाख रुपया तो बहुत तगड़े लोग नहीं दे सकते, आप इजीली दे सकते। सो वो है, CMH हैज द रिसोर्सेज। सिमिलरली अगर हम पंजाब की बात करें, हमारे भी गवर्नमेंट का है, पर क्योंकि इट्स नॉट एन अर्जेंट, it's not considered to be an emergency or an urgent problem, right? लोगों की शादियां खत्म हो जाती हैं इसी वजह से। मैरिज सर्विंग है। अभी हम जो जेंडर सिलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं वही सोचा था कि इट इज एक्चुअली मैरिज सेविंग। हाँ है, क्योंकि बड़ा कॉमन होता है कि यार डिवोर्स दे दी कि दूसरी शादी में शायद बेटा पैदा हो जाएगा। पहली चीज बच्चा ना होना ये शादियां खत्म करवाता है। अगर कोई चीज इसमें शफात आ सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर वो शरीफ पैमाने के अंदर है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। दूसरी चीज, अगर बच्चा पसंद का नहीं हो रहा, ये भी शादियां तोड़वाती है। हाँ। और ये डिवोर्स अल्लाह का नापसंदीदा अमल है, यानी कि आपको इजाजत है लेकिन अल्लाह को चीज पसंद नहीं है। इसको तो पहले जाकर फैसिलिटेट करना चाहिए किसी भी तरह से। एग्जैक्टली। और हो सकता है, और आयरनी ये है कि एंड ऑफ द डे हस्बैंड की तरफ से डिसाइड हो रहा है ना कि सेक्स बच्चे का मेल होना है कि फीमेल होना है, पर वो कहते हैं कि जी वो इस तरह से हो जाए। सो वो है। सो कॉस्ट इज अ मेजर फैक्टर। ऑब्वियसली हम लोग अपने तौर पे वी डू एक्सट्रीमली सब्सिडाइज ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, सर्टन परसेंटेज को। हमने हाई एंड भी अपने क्लिनिक खोले हुए हैं जहाँ पे अपर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग आके भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं लाइफ प्लस के नाम से। बट इसमें भी और दूसरा एंगल भी है हमारा जहाँ पे हम ये सब्सिडाइज ट्रीटमेंट करते हैं, बट प्राइवेट अदारों की लिमिटेशन होती है, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट में डेफिनेटली ये चीज़ें आनी चाहिए। आई थिंक इसके अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इन सारी गुफ्तगू की बातें करें, बिकॉज मैं यहाँ पे खुद ही अपनी तरफ से इंसर्शन डाल देता हूँ। आजकल रमज़ान प्रोग्राम्स होते हैं, तो दफ्तर के अंदर भी हम ये डिस्कस करते हैं कि इनका फॉर्मेट क्या है, ये लोगों को सिखा क्या रहे हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी चीज़ होती है उसका कोई पर्पज़ अल्टीमेटली होना चाहिए। ये जो फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, जो उसकी मुतलका ट्रीटमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि शादी से पहले पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी शादी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आई, आप इमीडिएटली उसको रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएं, ताकि ये रिश्ते बच सकें। बिकॉज फैमिली कायम करना एक क्रिटिकल कंपोनेंट है इस्लाम का। आप समझें कि आधी शरीयत आप पे शादी के बाद नाफिज होती है, आधी उससे पहले आप पे नाफिज हुई होती है। तो इसको सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए। मीडिया पे ये कॉन्वर्सेशन भी नजर नहीं आती, आई बी फ्रैंक। लाइक मुझे मैरिज सेविंग कॉन्वर्सेशंस बहुत ही अजीब लेंस से नजर आती हैं, बट एक्चुअली जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं मैरिज के अंदर, बच्चा उनमें से प्रॉब्ली सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू होता है, जो सार पॉइंट बिटवीन फैमिलीज एंड कपल्स बनता है। ये कॉन्वर्सेशन नजर नहीं आती। तो क्या आप लोगों को लोग अप्रोच नहीं करते, बुलाते नहीं है? व्हाट इज द इशू? देखो, आई थिंक जो थॉट प्रोसेस वही है कि प्रॉब्ली ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि इस माशरे को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। ऑल्दो आई वुड डिसएग्री विद दैट। मुझे आप भी यही सोच रहे हो? आई डू थिंक ये मेजर इशू बन जिस जाता है। कपल का नहीं हो रहा बच्चा, आप उनसे पूछो कि उनके, और द काइंड ऑफ प्रेशर जो हमारी बेचारी यंग बच्चियां, न्यूली मैरिड बच्चियां गो थ्रू, कि अगर जब 6 महीने साल गुजर जाते हैं और उन पे जिस किस्म का प्रेशर होता है कि जी क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी, वो प्रेशर अभी तक है। बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जो कि कपल को प्रेशराइज नहीं करती। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई फैमिली नहीं है। कुछ लोग बाजार शो कर देते हैं प्रेशर, कुछ लोग अंदर ही अंदर लावा पक रहा होता है, वो 3 साल बाद फटता ही फटता है। बड़ों का सब्र किसी न किसी टाइम जरूर चेक होता है। इस मामले में मैंने बहुत ओपन हाउस होल्ड्स देखे जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं कहा और 5वें साल ऐसा पटाखा मारा कि जनाब 5 साल का किया धरा सब जाया। और वही कि बच्चा क्यों नहीं कर रहे या बच्चा क्यों नहीं हो रहा। सो हमारे ज़ाहिर है हमारे बहुत से, आपने मीडिया की बात की, बहुत से हमारे प्लेज हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं इन चीज़ों के अराउंड, बट वो इनफर्टिलिटी को जनरली एड्रेस उस तरह से नहीं किया जाता, ना अवेयरनेस दी जाती है।
और जिसकी वजह से वो सारा चैलेंज के अगर ट्रीटमेंट सीख भी करना है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, या फिर वॉल चॉकिंग के पास जाके, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन दोनों की एक्चुअली एट टाइम्स लाइफ सेविंग भी होता है ये, क्योंकि बड़े बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजरे। और जो आपने कहा कि वो फिर जब पटाखा बोलता है तो फिर वो किसी को फिर उस वक्त कोई बचाने नहीं आता। देन इज जस्ट द हस्बैंड वाइफ एंड द फैमिलीज जो सेपरेट होती हैं, चीज़ें ब्रेक डाउन करती हैं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने ना एक प्रोग्राम देखा एक बड़े टीवी चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने एक हकीम बुलाया हुआ था और 1.5-2 घंटे उन्होंने सेक्स के टॉपिक को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि कोई वो लतीफ़ा कर रहे हैं, छोटे बच्चे बैठे गंदी बातें नहीं कर रहे होते, जुगते मार रहे होते हैं। एंड उन्होंने अच्छे खासे व्यूज़ बटोरे, उस पर स्पॉन्सर्स ने पैसे कमाए, उन्होंने पैसे कमाए और वो अपने अपने रेक्विजिट घरों को चले गए, लेकिन उससे लर्न किसी ने कुछ नहीं किया था। और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम बन गया कि ऐसे इश्यूज जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपकी अपनी ज़िंदगी को, इसका आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपका फेवरेट टिकटॉकर क्या कर रहा है, आपका फेवरेट यूट्यूब स्टार क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, आई फील के बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं पर्सनली, लेकिन ऑडियंस के लिए ये रिक्वेस्ट है कि यार आपको कोई भी प्रॉब्लम फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव में, परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में, बच्चा कंसीव करने के पर्सपेक्टिव में हो, तो प्लीज़ सीक आउट हेल्प। आप उसके लिए लें, जिस तरह हम आपको मेंटल हेल्थ के लिए कहते हैं, यार प्लीज़ आप उसमें हेल्प लें, वेट मत करें। स्पेशली डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि हजूर आप जितना वेट करते हैं उतने ही चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इम्पैक्ट कम होता है। तो प्लीज़ डू रीच आउट, ये हेल्प सीक आउट करें। डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जज़ाकल्लाह खैर।